on this computer. Yes, recording on हो गई है. मेरी आवाज आई होप सबको साफ सुनाई दे रही है. वीडियोस मेरे ऑन है. आपके पास नोटबुक और पेन रखा हुआ है और प्लीज इंश्योर कि आप लोग का माइक म्यूट हो. श्रीश प्लीज रिक्वेस्ट होगी कि आपसे माइक अपना म्यूट कर ले ताकि किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो. तो ये क्विक सिस्टम चेक करने के बाद हम लोग सबसे पहले नंबर पर चलते हैं. सबसे पहला चीज जो हमें ध्यान में देना है मार्च क्लोज होने से पहले पहले वो है अपने एडवांस टैक्स को कैलकुलेट करना और जो बैलेंस टैक्स पेबल है उसको पे करना. फ्रेंड्स यहाँ आपको ध्यान में रखना होगा कि 4 किश्तें होती हैं वो एडवांस टैक्स की. 4 किश्तों में एक पहली किश्त है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च. अभी तक चाहे कम गया हो, चाहे पूरा नहीं जा पाए हो या कोई और भी तीसरी चौथी वजह हो, अभी हमारे पास टाइम है. एक लिस्ट हमारे यहाँ से आप लोग को आई होप शेयर भी किया गया था जिसमें ये चीज बताया गया है कि कितना एडवांस टैक्स अभी आपका शॉर्टफॉल पड़ रहा है. तो प्लीज आप लोग मेरे ऑफिस से इस चीज को दोबारा इंश्योर कर लें कि कोई एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट अगर ड्यू है तो वो हमसे आप चालान ले लें और 15 मार्च के पहले पहले उसको हर हाल में जमा कर लें. अगर कोई बिजनेस में चेंजेस है दैट्स इट, कि अगर कोई आपका इस साल आपको लगता है कि पिछली बार की अपेक्षा सेल्स आपके बढ़ रहे हैं, इनकम आपकी बढ़ रही है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि पिछली बार की अपेक्षा इनकम डाउन हो रही है, सेल्स में कोई फर्क आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट कम या ज्यादा कर सकते हैं. 2020-21 हम लोग का कोविड पीरियड था जिसमें बिजनेस ऑलमोस्ट 6-7 महीने से ज्यादा बंद रहे थे. बट फॉर्चुनेटली 21-22 फाइनेंशियल ईयर में केवल 2 महीने या 3 महीने की हम लोग के बिजनेस में रही है डिस्टर्बेंस. तो हम ये मान के चल रहे हैं या जो इस साल का ट्रेंड भी देखने को मिला है कि लास्ट ईयर से तो हम लोग की सेल्स बढ़ी हुई है. तो कोशिश हमें ये करनी है कि पिछली बार से बढ़ी हुई जो टैक्स लायबिलिटी है वो एज अ एडवांस टैक्स हम लोग 15 मार्च के पहले पहले पे करते हैं. पॉइंट नंबर 2 जो बहुत ध्यान में रखने वाली बात है या मैटर हम लोग का स्किप हो जाता है वो ये है कि अगर कोई आपने इन बिटवीन कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की होगी, कोई आपने शेयर्स या आपने म्यूचुअल फंड्स का कोई इसका वो सेल परचेज किया होगा जो नॉर्मली हमें अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस में ध्यान नहीं रहता, बट चेक विद योर ये इन्वेस्टमेंट पर्सन जहां से भी हम अपने शेयर्स या इसके एमएफ्स का जो है डील करते हैं कि अगर कोई लिक्विडेशन हुआ है, कोई स्विच हुआ है, तो उसको भी उसका भी एक प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करके और उसमें भी जो इनकम आई है उसको इनकम का पार्ट बनाते हुए एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कर लें और 15 मार्च के पहले पहले इसको क्लोज करें. समरीन साइफोन म्यूट करिए प्लीज, आवाज आ रही है. यस इसके बाद जो है आपको एक चीज और इस साल में हम लोग को कर लेना है. लास्ट ईयर से लेकर के मतलब अप्रैल 2021 से लेकर के और अभी तक में जो हम लोग की टेंटेटिव फाइनेंशियल्स हैं इसको भी हम लोग एक बार तैयार रखेंगे ताकि हम ये पता चले कि एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट कितनी जानी है. कोई कंफ्यूजन होने पर आप ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं. राजन त्रिपाठी यहाँ पर हमारे यहाँ है जो एडवांस टैक्स के कैलकुलेशन इसके चालान को हैंडल कर रहे हैं. उनसे उनका भी नंबर अभी मैं इस ग्रुप पर एक बार और आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं. तो अगर आपको किसी किस्त को लेकर के अमाउंट को लेकर के कोई अपनी वो कंफ्यूजन हो तो प्लीज इस चीज को इंश्योर करके और 15 मार्च से पहले पहले इन एनी केस एडवांस टैक्स की किस्त अपनी जो है वो जिसको डिपॉजिट कर ले. नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट्स. आप अपनी जितनी भी पर्सनल फाइल्स हैं उसमें इस बात को इंश्योर कर लें कि जो 80C के बेसिक इन्वेस्टमेंट्स हैं लाइक पीपीएफ, एनएससी, एलआईसी, अगर आप सुकन्या समृद्धि में पैसा जमा करा रहे हैं, कोई ईएलएसएस का आपके म्यूचुअल फंड्स है, होम लोन की कोई किस्तें हैं जो आपके पास ड्यू हैं या आपको जमा करनी है, तो मेक श्योर आप अपनी पर्सनल फाइल्स में प्लस अपनी बिजनेस फाइल्स में जहां जिसमें जो स्कोप बनता है उसमें आप अपने 80C के इन्वेस्टमेंट्स को पूरा रखें. 80C के इन्वेस्टमेंट्स को पूरा रखने से फ्रेंड्स अपने को फायदा ये है कि जो हमारी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी होगी उसको हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे और हम लोग एक फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट भी इंश्योर कर पाएंगे कि हमारे फंड्स इन्वेस्ट भी हो रहे हैं प्लस हमारी टैक्स जो है या फिर वो सेव भी हो रही है. इसके अलावा अगर कोई एडिशनल आपके डिडक्शंस हैं लाइक अपने 80D में जो है आपके मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या 80CCD 1B में अगर आपका एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में इसको भी आप अपना इंश्योर कर लें कि वो इन्वेस्टमेंट आपके हो रखे हो. तो मेक इन्वेस्टमेंट्स टू सेव टैक्स, चाहे अपनी फाइल में चाहे पर्सनल फाइल्स में, सब में इस चीज को आप श्योरली देख लें. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दी मैनेज फिजिकल इन्वेंट्री. जितने भी यहाँ पर बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए खास तौर पर ये पॉइंट है. अपने बिजनेस के जो स्टॉक्स हैं
वो हमारे बुक बैलेंसेस से इन एनी केस मैच करना चाहिए। तो जो हमारा बिजनेस स्टॉक, जो हमारा इसमें फिजिकल इन्वेंट्री है, उसका स्टॉक वेरिफिकेशन प्लान करना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये स्टैंडर्ड है कि आप उसको क्वार्टरली या मंथली बेसिस पर जरूर करें, बट अगर अब तक नहीं हो पाया है तो अभी आपके पास 20 दिन का समय है। मेक श्योर कि हमारा स्टॉक वेरिफिकेशन जो फिजिकल इन्वेंट्री का कैलकुलेशन है वो जरूर हो जाए। अगर आप एक इसमें ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपके इसको रॉ मटेरियल का हुआ, फिनिश गुड्स का हुआ, और अगर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट ही सिंपली अगर आपके हैं तो आपके पास जो फिजिकल इन्वेंट्री है उसको करें। रेडमी 8 प्लीज म्यूट करें अपने आप को। रेडमी 8 प्लीज म्यूट करें, अपने शोर आ रहा है। हाँ, प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखें। ब्रिजेश गुप्ता, ब्रिजेश शर्मा, अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। तो मैनेज फिजिकल इन्वेंट्री। अगर कोई भी आपको स्टॉक वेरिफिकेशन से रिलेटेड या कोई और कंसर्न होता है कि ये चीज हमें कैसे कंडक्ट कराना है, तो आप एक बार ऑफिस में बात कर सकते हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि चाहे आप ट्रेडिंग कंसर्न हो, चाहे आप एक अपने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, साल में एक बार स्टॉक वेरिफिकेशन होना जरूरी है। आप इस चीज को फिर टैली करिए कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या जो बैलेंस शीट है उसके अंदर में आपकी जो स्टॉक की वैल्यू आ रही है और जो आपके फिजिकल स्टॉक हो वो टैलेड हो। इसी स्टॉक वेरिफिकेशन में आपके जो ऑब्सोलीट स्टॉक हैं या ओल्ड स्टॉक है, अगर वो चीज क्लीन करने हैं तो आप उसको भी आइडेंटिफाई कर लिए, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट इनकॉर्पोरेट करिए। अगर उसको स्टॉक से अपने हटाना है, अपनी बुक से उसको हटाना है तो हटा दिया जाए। तो मेक श्योर टू मैनेज द फिजिकल इन्वेंट्री। फिजिकल इन्वेंट्री मैनेज होगी, बुक से टैलेंट होगा, तो आपको आगे आने वाले समय में एक सुविधा भी रहेगी कि हाँ मेरा फिजिकल स्टॉक और बुक स्टॉक टैली कर रहा है। ब्रिजेश कुमार शर्मा प्लीज म्यूट करें। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लीन अप और ये रेगुलराइज योर लोन। आपने जो भी लोन्स एंड एडवांसेस लिए हुए हैं या इवन लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं, दोनों के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी इनकम से इस चीज को पे ऑफ कर सकते हैं, और पे ऑफ करने के लिए अगर आप अपनी इनकम इंक्रीज करनी है और इनकम इंक्रीज करके एडवांस टैक्स पे करना है, तो यहां पर आप इस पॉइंट को नोट कर लें कि हमें कोशिश करनी है कि हमारे जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं हम उसको जितना रिड्यूस कर सकें उसको कोशिश करेंगे कि हम कर लेंगे। नहीं भी हो पा रहे हैं क्लीन अप तो एटलीस्ट हम उसको प्रॉपर कर लेंगे, उस चीज को अपना जिसका जो हम रेगुलराइज कर लेंगे। रेगुलराइज करने से मतलब ये है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट इंश्योर करिए कि जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो रही हैं इस साल में, जो आपको मार्च के अंदर अंदर में पे कर देना है, वो इन एनी केस मार्च के अंदर पे हो जाए। बैंकिंग में आज की तारीख में आपको पता है कि अगर हम लोग के इंस्टॉलमेंट्स जो है वो डिले हो रहे हैं तो हम लोग के अकाउंट्स एसएमए में आइडेंटिफाई होते हैं। एसएमए का मतलब ये हुआ कि बैंक इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप एक डिफॉल्ट अकाउंट हो रहे हैं। तो हमें इस चीज को इंश्योर करना है कि अगर अभी तक में कोई किस्त हमारे पास पेंडिंग है जो हमें पे करना है, तो वो मार्च से पहले हमें प्लान करके पे कर देना है। पॉइंट नंबर 2 जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्च में ही इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है, लेट्स से 31 मार्च को आपकी अगर इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है, तो ये मेरी एडवाइस है, और अगर ये पॉसिबल हो तो 31 मार्च के पहले पहले ही जो मार्च का इंस्टॉलमेंट है वो पे हो जाए। कहने का मतलब ये कि एक किस्त एडवांस, अगर वो मार्च का इंस्टॉलमेंट आप अप्रैल में पे करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इट इज माय एडवाइस कि आप इस चीज को मार्च के अंदर अंदर, अगर आपका बिजनेस आपको अलाउ करता है तो आप पे कर दें। रीपेमेंट शेड्यूल वगैरह आपको बैंक से, ठीक है, अपने वो सैंक्शन लेटर में आपको ये अवेलेबल भी हो जाएगा। और अगर इनकम बढ़ा के हमें पे करना हो तो अकॉर्डिंगली हम एडवांस टैक्स में इस चीज का प्रपोर्शन ले लेंगे। अगर कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह उस पर जो भी अपने चार्ज हो रहे हो तो इंटरेस्ट वगैरह का भी हमें अपना प्रोविजन कर लेना है। इंटरेस्ट का प्रोविजन करने से हमें अपने बुक्स की प्रॉफिटेबिलिटी का भी अंदाजा लग जाएगा कि अगर इंटरेस्ट हमें कम या ज्यादा चार्ज करना है तो चार्ज होने के बाद मेरी बिजनेस प्रॉफिट क्या आ रही है। अगेन एडवांस टैक्स के कैलकुलेशन आप अपना प्रॉपर कर पाएंगे। अभी मैंने सिर्फ 4 स्लाइड का जो है वो कंप्लीट की है।
टोटल यहाँ पर 12 स्लाइड है। आई होप 4 स्लाइड आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पर एक बार मैं ब्रेक ले करके और एक बार आप लोग से ये शेयर करना चाहता हूं कि यहां तक में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से सवाल पूछ लें। जो पहली 4 स्लाइड हुई है उस सिर्फ 4 चीज पर कॉन्सेंट्रेट करके आप हैंड रेस फंक्शन का यूज करिए। हैंड रेस फंक्शन का यूज करके इस 4 स्लाइड में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछिए या मैं इसके आगे बढ़ूं। किसी का कोई सवाल है यहाँ पर तो अपने आप को अनम्यूट करके और हैंड रेस करके हमसे पूछ सकता है। राजेश, आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? ठीक है, और किसी के कोई सवाल इस पहले 4 पॉइंट में? श्रीश अग्रवाल जी, अनम्यूट करिए प्लीज। ये जो मैनेज और फिजिकल इन्वेंट्री में एक जो है कि आपका ये ओल्ड इन्वेंट्रीज हैं उसको क्लीन अप करने के लिए वो प्रोसेस में, जैसे कि अगर ओल्ड इन्वेंट्री है और उसमें अगर उसको क्लीन अप करना तो उसमें जीएसटी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो उसको कैसे कोप अप करें या उसको कैसे प्लान करें? करेक्ट। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो ओल्ड इन्वेंट्री है कितनी और बुक्स के हिसाब से हम लोग कितनी इन्वेंट्री क्लीन कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि आप इस चीज को आइडेंटिफाई करके, एक बार में ये नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। आपका पॉइंट सही है कि अगर ओल्ड स्टॉक हमारे पास है तो उसकी आईटीसी भी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, अपनी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन हमें ये प्लान करना होगा कि ओवर द पीरियड हम अपने ओल्ड स्टॉक को क्लीन कर ले। ये एक दिन में नहीं हो सकता है, लेकिन इस साल से वो शुरुआत आपको कर लेनी है, जिस चीज पर आज तक आपने ध्यान नहीं दिया है कि हमें ओल्ड स्टॉक को क्लीन करते रहना है। हर साल हर महीने कुछ कुछ लायबिलिटी बढ़ा के क्लीन करते रहना है। ऑब्वियसली एक बार में करेंगे तो उसका टैक्स लायबिलिटी का इंपैक्ट आएगा। जी, और किसी का कोई सवाल? सर आशुतोष शर्मा। बताएं आशुतोष जी। सर ये जो सेकंड पॉइंट था हम लोगों का, जो वीडियो ऑन करके प्लीज पूछें, नहीं तो मैं रिस्पांस देने में मुझे दिक्कत आएगी। मुझे दिख नहीं रहे आप। दिख नहीं रहा हूँ? बोलिए, आप पूछिए सवाल अपना। अब दिख रहा हूँ सर? हाँ बोलिए आशुतोष जी। हाँ पूछे सवाल अपना आशुतोष जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने मैनेज फिजिकल इन्वेंट्री की बात की है, जैसे अभी सर ने भी क्वेश्चन पूछा था। हेलो जी, तो सर उसमें स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है एंड में, वो तो जब हम ऑडिट कराते हैं तो उसका डिफाइन होता है। उसको हम वैल्यूएशन तो स्टॉक क्वांटिटी पर ही करेंगे ना। तो आपने क्या क्वांटिटी मैच करा ली है? क्या आपका बुक स्टॉक और फिजिकल स्टॉक टैली कर रहा है? नहीं, फिजिकल स्टॉक मेरा आज की डेट में टैली कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरा यही पॉइंट है कि मेक श्योर आपका बुक स्टॉक और फिजिकल स्टॉक टैली करें। मैंने अभी यहाँ वैल्यूएशन की तो बात ही नहीं की, मैंने फिजिकल इन्वेंट्री की बात की। मैंने यहाँ वैल्यूएशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिजिकल इन्वेंट्री जो है टैली। उमेश शापड़िया जी प्लीज म्यूट करें। हाँ जी। तो आपको आशुतोष जी यहाँ पर फिजिकल इन्वेंट्री अपनी मैच करानी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से और आपकी फिजिकल इन्वेंट्री जो आपके स्टोर में है। आई होप आई एम क्लियर जी। और किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? हेलो सर, नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा जी, आपकी आवाज गूंज रही है। 2 माइक शायद ऑन है, एक माइक ऑफ करके आप बात करें। बताएं नीरज जी। सर पूछ रहा हूँ। नीरज जी एक बंद करने इको हो रहा है। हाँ जी बताएं। सर ये पूछ रहा हूँ कि मेडिकल स्टोर से जो एक्सपायरी ब्रेकेज हमारे वहाँ होगा, वो एक्सपायरी ब्रेकेज सेटलमेंट में तो टाइम लगता है। कुछ एक्सपायरी ब्रेकेज सेटलमेंट होता है, कुछ बाद में होता है, कुछ नहीं भी होता है। तो जो अभी एक्सपायरी ब्रेकेज सेटल होगा वो उसको टाइम में होता है, तो उसको मैं अपने बुक से कैसे रिमूव कर सकता हूँ? देखिए, जो एक्सपायरी या ब्रेकेज है उसका सिस्टम जीएसटी में ये कहा गया है कि उसकी आईटीसी आपको रिवर्स करनी है। तो पहला तो ये 3 चार्ट आपके पास होना चाहिए कि कौन सा इन्वेंट्री ऐसा है जो रूटीन इन्वेंट्री है, कौन सी इन्वेंट्री ऐसी है जो ऑब्सोलीट या ओल्ड है या आपने बोला एक्सपायरी है। अब उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें क्लेमेबल स्टॉक कितना है और आपका वो नॉन क्लेमेबल कितना है। जो आपका क्लेमेबल है, मतलब जिसका आप अपना रिम्बर्समेंट सामने वाली कंपनी से ले सकते हैं, उसका तो एक क्रेडिट नोट इशू करके आपको ले लेना है। और जो क्लेमेबल नहीं है उसकी इनपुट आईटीसी सरेंडर करके आपको अपना स्टॉक वैल्यू कम कर देना है। बाकी ये बैलेंस शीट के साथ आप मेरे को ब्रेकअप के साथ ये ठीक हो लेकर के बैठेंगे तो मैं और कायदे से इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा जी। और किसी का कोई सवाल ना हो तो हम लोग आगे बढ़े। सर बस एक क्वेश्चन और छोटा सा है, जैसे अभी सर ने नीरज जी ने जो बात की है, जो हम लोगों का जैसे जो भी मतलब बैच
हो जाता है या सिलेटर लेते हैं, तो उसको तो हम अपने जीएसटी में उसको रिवर्स दिखाएंगे ना, कि दिखाना पड़ेगा। यस, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूं, अगर क्लेम होना हो तो क्रेडिट नोट इशू करके कर लीजिए, और अगर नहीं होना हो तो सिंपली उसको स्टॉक से माइनस करके और आईटीसी उस पर रिवर्स करके अपनी लायबिलिटी इंक्रीज कर लीजिए। जो इस महीने की आपकी आईटीसी इनपुट अवेलेबल है वो रिड्यूस हो जाएगी उस स्टॉक वैल्यू की आईटीसी से जो आप ऑब्सोलीट कर रहे हैं या एक्सपायरी को आप अपने बुक से हटा रहे हैं। तो ये मेरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि पहले तो ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। आज का डिस्कशन मेन ये है कि इस चीज को आप इंश्योर करें कि आपके ऑब्सोलीट, ओल्ड स्टॉक, एक्चुअल स्टॉक, क्लेमेबल स्टॉक, नॉन क्लेमेबल स्टॉक है कितने, उस चीज को हम अपने बुक्स में अकाउंट फॉर कर पाए। मेरा अभी आज का मुद्दा या पहला पॉइंट ये है। बाकी आगे के जो पर्सनल बुक्स की प्रॉब्लम है उसके लिए तो आप अपनी इन्वेंटरी के साथ हमारे पास लेकर बैठेंगे, उस पर फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे और जिसमें जो ट्रीटमेंट करना हो किया जाएगा। पॉइंट इसकी इसको आप शुरू करें। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इस पर। यस सर, प्लीज। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज, मैं रिकन्फर्म कर रहा हूं इसको। चलिए, मिनिमाइज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो डेटर एंड क्रेडिटर हैं, डेटर्स का मतलब जिनसे आपको पैसा पाना है, क्रेडिटर्स का मतलब जिनको आपको पैसा देना है, कोशिश करिए पार्टी बैलेंसेस कंफर्म कराइए कि जो भी आपके पार्टी बैलेंसेस हैं, चाहे डेटर साइड में चाहे वो क्रेडिटर साइड में, वो रिकंसाइल्ड हो, पार्टी बैलेंसेस से मैच्ड हो। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम लोग ऑडिट करने बैठते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमको ये चीज दिखती है कि साहब हमारा बुक बैलेंस 1 लाख रुपए बता रहा है, सामने वाले का 2 लाख बता रहा है, सामने वाले का 50,000 बता रहा है, हमारा 10,000 बता रहा है, सामने वाले का 1 लाख बता रहा है, हमारा 0 बता रहा है। तो बुक्स में मिसमैच होने पर जब भी हम लोग कभी ये मैटर स्क्रूटनी में आता है तो बैलेंस कंफर्मेशन के बेसिस पर एडिशन या डिलीशन मेरी इनकम में किया जा सकता है। तो पहला तो ये कोशिश करिए कि पार्टी बैलेंसेस आपके रिकंसाइल हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितना पॉसिबल हो डेटर और क्रेडिटर को रिड्यूस कर लें। जिन बकायेदारों से पैसा लेना हो ले लें, जिनको देना हो दे दें। बैलेंसेस आपके जितने कम से कम होंगे, रिड्यूस्ड होंगे, उतने आपके फाइनेंशियल इंक्रीज होंगे। कहीं किसी पार्टी ने टीडीएस काटा है, कहीं किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने जीएसटी का टीडीएस काटा है, कहीं आपकी सिक्योरिटी हुई है विथ हेड, कोई डेबिट या क्रेडिट नोट का चक्कर है, समय है अपने पास 20 दिन का, एकदम उनके साथ लग जाइए। जो भी बैलेंसेस आपको कंफर्म कराने करा लीजिए और जो डेबिट क्रेडिट नोट इनकॉर्पोरेट करने उस चीज को कर लीजिए। लास्ट आवर चल रहा है, 31 मार्च का समय है, रिकवरी के बेहतर चांसेस होते हैं। कहीं से आपको लगता हो कि कलेक्शन आना है या पैसा जाना है तो मेक श्योर किसी बंदे को डिप्यूट करिए, एम्प्लॉय करिए, लगाइए कि साहब रिकवरी का काम इधर ही हो जाए। और जितना डेटर और क्रेडिटर रिड्यूस होगा, लास्ट स्लाइड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपके करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो और जितने अलग फाइनेंशियल रेशियोज होंगे वो आपके इंप्रूव होते हैं। इंप्रूव होने का मतलब क्या, बैलेंस शीट हेल्दी होती है। बैलेंस शीट हेल्दी होने का मतलब क्या कि एक्सपेंशन के लिए आपको जो फाइनेंस लेना होता है उसमें हेल्प मिलती है। बुक्स की हेल्थ या अकाउंट की हेल्थ या बैलेंस शीट की हेल्थ जितनी अच्छी होगी उतने आपके इन्वेस्टर को आपको फंड देने में आसानी होगी। तो मेक श्योर टू इसका मिनिमाइज द डेटर एंड क्रेडिटर। चेक ऑल योर स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज। जो आपकी टीडीएस लायबिलिटी है, कहीं बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, टीडीएस की लायबिलिटी डिले होने पर केवल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, इवन उसकी केवल आपकी पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है, 200 रुपए पर डे की लेट फाइलिंग फीस भी आपके साथ चार्ज होती है। कई यहाँ पर केसेस हैं जिस केस में आपकी टीडीएस की लायबिलिटीज अगर डिले हो रही हैं तो 200 रुपए पर डे दिए गए हैं। और ये सारी चीजें सिस्टम ऑटो कैलकुलेटेड है और इसमें हम लोग कुछ अपना ठीक है वो सेव भी नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि जिस भी जहां भी आपके केसेस में टीडीएस कटना है उसका प्रोविजन हो जाए, उसकी लायबिलिटी इनकर हो जाए और उस लायबिलिटी को हम लोग कोशिश करें कि मार्च से पहले पहले पे कर दें। मार्च की हालांकि लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल है, बट मैं फिर भी कह रहा हूं कि जहां पर भी आपको लगता है कि पिछली जो भी लायबिलिटीज आपकी पीछे से कैरेड ये फॉरवर्ड होकर के चली आ रही है उसको आप अपना रिड्यूस करिए, पे ऑफ करिए। अगर आप पीएफ और ईएसआई में रजिस्टर्ड है तो मेक श्योर कि वो पे हो जाए। इनकम टैक्स इस चीज पर बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर एक दिन का भी पीएफ और ईएसआई डिले है तो उसका खर्चा डिसअलाउ हो रहा है। खर्चा डिसअलाउ का मतलब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हम लोग प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर रहे हैं, अगर हमने उसको टाइमली नहीं पे किया या एक दिन का भी अगर उसमें है कोई डिले तो इन दैट केस वो आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी पे कर रहे हैं
और उस पर जो आपको टैक्स सेविंग होना चाहिए वो टैक्स सेविंग भी नहीं हो रहा है। पॉइंट नंबर 3 कि अगर कोई और स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, लाइक कोई आपका ये मंडी टैक्स है या कोई और टैक्सेस हैं, तो पेड बेसिस पर ही इनकम टैक्स आपको अलाउड करता है। मेक श्योर कि अप्रैल से लेकर के अभी तक अगर वो लायबिलिटी आपकी अप्रूव हो चुकी है तो वो पे ऑफ हो जाए। जहां पर भी टीडीएस सर्टिफिकेट्स आपको इशू करना है 16A फॉर्मेट में, यानी अगर आपने किसी का कार्ड रखा है और वहां पर आपको इशू करना है, या दूसरे ने कार्ड रखा है और आपका मतलब आपके 26 में उसकी एंट्री मेक श्योर आ जाए और उसका फॉर्म 16A का टीडीएस सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाए। तो इस तरीके से भी आप अपनी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी को एक बार रीलुक कर लीजिए कि ये चारों पॉइंट्स अपने कवर्ड हो और स्टैट्यूटरी लायबिलिटी की जो भी हमारे ड्यूज है वो वेल इन टाइम पे हो जाए। पॉइंट नंबर 7, पे ऑफ योर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि कई सारी बुक्स में हमको जो है एडवांस फ्रॉम कस्टमर मिलता है। आपके बुक्स में एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स पड़े हुए हैं या कोई और अदर करंट लायबिलिटीज पड़ा हुआ है जो हमारे क्रेडिटर्स नहीं है, तो अल्टीमेटली उसका क्या ट्रीटमेंट होना है, क्या ट्रीटमेंट होना है मतलब या तो वो आपका पे ऑफ होना है तो पे ऑफ हो जाए, वो इनकम में कन्वर्ट होना है तो इनकम में भी वो कन्वर्ट हो जाए। दैट मीन्स कि अगर कोई एडवांस फ्रॉम कस्टमर है उसको सेल्स बिल काटना है तो कट जाए, या कोई ऐसा खर्चा अगर वो आपकी लायबिलिटी में पड़ा हुआ है तो मेक श्योर कि वो लायबिलिटीज भी पे ऑफ हो जाए। तो वो क्रेडिटर्स तो हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा किसी भी तरह का और कोई ड्यूज है या आपकी बुक्स में अगर कोई लायबिलिटी आ रही है और आपकी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल पोजीशन आपको अलाउ करती है कि हम उसको पे कर दें और वो फंड्स है अवेलेबल, तो मेक श्योर कि ये हो जाए और वो लायबिलिटीज आप कम से कम अपनी कर लें। चलिए जीएसटी के बारे में इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक फिर एक बार ब्रेक लेते हैं और यहां तक में अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें। यहां तक में अभी तक किसी को कोई ऐसा इशू आया हो, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। यहां तक किसी के कोई सवाल? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कोई पार्टी बिल आप सप्लाई दे रही है और 50 लाख से उसका ऊपर हो गया तो 194 क्यू में उसका हम टीडीएस काट सकते हैं कि नहीं सर? आपकी अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो बिल्कुल आपको ये करना है, ये बहुत बेसिक प्रोविजन है, आपको करना ही है। और सर जैसे मान लीजिए हम उसका कैलकुलेट कब से करें? जैसे मान लीजिए आपका टर्नओवर क्या 10 करोड़ से ऊपर है? पॉइंट नंबर 1 जी सर है तो आपको डे 1 से ये चीज आप देख लीजिए, 50 लाख से ऊपर का अगर पेमेंट आपने करना है तो आप उसका टीडीएस काट करके ही पेमेंट करेंगे। सर जैसे लागू हुआ था 194 की 1 जुलाई से, और लेकिन टर्नओवर का कैलकुलेशन 1 अप्रैल से होगा। 1 अप्रैल से नहीं? जी हाँ, टर्नओवर का कैलकुलेशन 1 अप्रैल से होगा, कटौती आप 1 जुलाई से कर सकते हैं या 1 जुलाई के पेमेंट के बाद से ही करेंगे। सर एक पार्टी है जैसे उसका 1 जुलाई से पहले ही उसका टर्नओवर मतलब परचेज तो 1 जुलाई से पहले का भूल जाएंगे, 1 जुलाई के बाद के हर एक पेमेंट पर आप टीडीएस काटना शुरू करिए। तो सर डिडक्शन किस पे करेंगे? 50 लाख पहले ही पे कर लेंगे क्या? नहीं, 1 जुलाई के बाद से जो अमाउंट आएगा, सपोज कि आपने जून तक सपोज 70 लाख कर लिया जी। और 1 जुलाई में आपको 71 लाख वाला एक बिल या 1 लाख का बिल काट रहा है तो 1 लाख से होगा, मतलब आप 70 लाख के लिए एग्जम्प्ट है। जैसे 50 लाख हम कब डिडक्ट करेंगे? ये चीज 50 लाख जो है हमको डिडक्ट करके 1 जुलाई से काटना है तो उसका 1 जून में हम उससे 1 जुलाई से उसका जितना भी पेमेंट आप शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई से, सपोज मैं फिर से बता रहा हूं, सपोज कि आपका 30 अगस्त को 50 लाख पूरा होता है जी तो आप 1 सितंबर से उसका टीडीएस काटना शुरू करेंगे। सपोज कि 31 मई में ही उसका 50 लाख हो गया है जी और 1 जुलाई तक आप उसको 80 लाख तक का सेल कर चुके हैं जी, तो 1 जुलाई से 80 लाख के बाद आप काटना शुरू करेंगे। आपके लिए 80 लाख रुपए उस केस में एग्जेम्प्ट हो गए। ठीक। रियलमी 8i। हाँ सर नमस्ते सर, मेरा नाम कुंभज गुप्ता है सर ये जैसे सर टर्नओवर सर मेरा पिछले साल 3 करोड़ था, लेकिन सर इस साल टर्नओवर सर 10 करोड़ हो गया है, तो सर हम टीडीएस जो हमारे अगले साल आपके लिए रूल अगले साल से अप्लाई होगा। पेपर दीजिएगा आपके लिए रूल। विशाल गुप्ता अपने आप को म्यूट करें। आप अपने इसको जो है टर्नओवर जो है वो करंट ईयर से देखना होगा, मतलब सॉरी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखना होता है, यानी अगर करंट ईयर में आप 10 करोड़ पार कर रहे हैं तो आप अगले साल से टीडीएस की लायबिलिटी में आएंगे। करंट ईयर के लिए आपके ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं है। जी सर, ठीक सर, थैंक सर।
और किसी का कोई सवाल? सर एक मेरा सवाल है सर। सर जैसे टर्नओवर जैसे कि 8 करोड़ 7 करोड़ का टर्नओवर है और एक ही व्यापारी को उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ तक का सेल किया है, तो कुछ नहीं करना है क्योंकि लास्ट ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, एलिजिबिलिटी से बाहर है, इसलिए आप पर कोई टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है। आप उसको 8 करोड़ का टर्नओवर एक पार्टी को करिए, नो प्रॉब्लम। ठीक सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी था। अनम्यूट कर, हाँ लेकिन हैंड रेस करके आप पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और भी लोग हैं लाइन में। जी उमेश छापड़िया जी। भैया आप जो अभी टीडीएस का बोले यही ना है कि 30 जून तक अगर 55 लाख का पेमेंट रिसीव किया है मैंने और 1 जुलाई को 56 हुआ तो 1 लाख पे ही हम टीडीएस देंगे, यही ना मतलब? जी हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, समझ गए। यानी 30 जून तक का डिडक्शन अलाउड हो जाएगा? बिल्कुल 30 जून तक का अलाउड हो जाएगा, या 50 लाख, विचएवर इज लेटर, व्हिचएवर इज लेटर। जी हाँ अब पूछें आशुतोष। हाँ सर मैं ये कह रहा था, जैसे आपने अभी एक चीज बोली थी कि जो भी लाइबिलिटीज है हमारी, ठीक है, उसको हमको 31 मार्च तक खत्म कर देना है। अभी हमारे पास 20 दिन का समय भी है इस वक्त सर। कंडीशन ये जो जैसे पीएफ या ईएसआई मेन हमारी लाइबिलिटी बनती है, तो इसकी लास्ट डेट जो होती है वो तो अप्रैल में जाती है ना सर? मैंने फिर से यही बोला था कि टीडीएस की लायबिलिटी या पीएफ ईएसआई की लायबिलिटी ये सब मार्च की अप्रैल में जा रही है। मैंने बोला कि फरवरी तक का कोई ड्यूज है तो आप पे कर लें, और 31 मार्च की जो प्रोविजंस हैं उसका जो ड्यू डेट है वो आप अप्रैल में कर लें। अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह या अगर कोई और लायबिलिटी आपको लगता है जो मार्च में ही अप्रूव हो चुकी है, यानी आज की तारीख तक ड्यू हो चुकी है और भले ही उसका डेट आगे है और एज ऑन डेट हम कैपेबल है पे ऑफ करने के, तो मार्च के अंदर अंदर उस लायबिलिटी को पे ऑफ कर दे। वजह क्या है, अपनी लायबिलिटी आप जितनी रिड्यूस रखेंगे उतना आपका करंट रेशो या बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव्ड होगी। अगर आपकी बुक्स अलाउ करती हैं तो फॉर द मंथ ऑफ मार्च, फरवरी का तो करना ही करना है, बुक्स अलाउ करे ना करे, लायबिलिटी तो आपको किसी भी हालत में जो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है वो अप टू फरवरी का तो आपको करना ही करना है। बट मार्च महीने का अगर अलाउ करता है तो अभी करें, नहीं करता है तो जब उसका ड्यू डेट आता है तब करें। एक क्वेश्चन हो रहा है सर, अब ये जो आप सारे क्वेश्चन नोट कर लिए, हम लोग लास्ट सेशन में लेकर के जाएंगे क्योंकि हमको और भी स्लाइड्स कंप्लीट करनी है। आप एक बार में लिस्ट करके फिर हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। और किसी का कोई सवाल? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। हाँ, कैलकुलेट जीएसटी टर्नओवर। जिस भी बुक्स में जीएसटी एप्लीकेबल है वो मेक श्योर आपका जीएसटीआर 1 मतलब जो मंथली रिटर्न आपके सेल्स के जा रहे हैं, जीएसटीआर 3B यानी जिसमें अपनी अपनी टैक्स लायबिलिटी ड्यू कर रहे हैं, वो आपके बुक्स अकाउंट से मैच्ड हो सकता है कि अप्रैल से लेकर के फरवरी तक में, फरवरी का रिटर्न हालांकि अभी 20 तारीख को जाना ड्यू है, 1 आप भेज चुके होंगे, तो अब तक में ये चीज इंश्योर कर लें कि अगर कोई गलती हो गई हो, गलती किसी भी एंड से हो सकती है, अकाउंटेंट्स एंड से हो सकती है, एडवोकेट्स एंड से हो सकती है, पार्टी एंड से हो सकती है, मेक श्योर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और आपकी जो टैली अकाउंटिंग डेटा या जिस भी सॉफ्टवेयर में आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो टर्नओवर तीनों में मैच्ड हो। अगर वो मैच नहीं हो रही है तो मार्च के अंदर अंदर के रिटर्न्स में, जिसकी ड्यू डेट आगे 20 अप्रैल होगी या अभी आपके पास ये फरवरी का अगर ओपन है, तो इस जीएसटी रिटर्न में आप अपनी सारी डेफिशिएंसीज को इनकॉर्पोरेट कर लें। टर्नओवर बढ़ाना हो या घटाना हो, या अगर कोई डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करना हो, किसी भी हालत में आपका बुक्स ऑफ अकाउंट, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, ये तीनों चीजें इन एनी केस मैच होनी चाहिए। ऑडिट के समय ये बहुत प्रॉब्लम आती है, अगर ये चीजें मैच नहीं है या किसी वजह से छूटा हुआ है, तो इस चीज पर ध्यान हम लोग मार्च के बाद देते हैं। मार्च के बाद जब हम लोग ऑडिट फाइनल कर रहे होते हैं और उस समय तक हमारे पास केवल जीएसटीआर 9 ही एक चारा, ठीक है, वो रह जाता है, लेकिन जीएसटीआर 9 के लिए भी हम लोग को बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। दूसरा, जब फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है तो आपके नेक्स्ट ईयर के 3B और 1 में भी उस चीजों का इफेक्ट आ जाता है। तो सबसे बेहतर यही है कि अभी हमारे पास समय है, जीएसटीआर 1, 3B और बुक्स इन एनी केस मेरे मैच रहे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, रिकंसाइल दी जीएसटी लेजर्स। अभी फ्रेंड्स जैसा आप लोग को पता है कि जो हमारी आईटीसी है वो जीएसटीआर 2B से लिंक्ड है, यानी कि भले ही हमारे पास परचेज बिल है, भले ही हमने उसका चेक से पेमेंट कर रखा है, लेकिन अगर 2B में उसकी एंट्री नहीं आ रही है तो उसकी आईटीसी अब अलाउ नहीं होती है।
मेक श्योर कि जहां पर भी आपकी ऐसी परचेज बिल्स हैं और 2B में एंट्री नहीं आ रही है, अभी से एक्सरसाइज करिए, उन पार्टीज को आप फोकस करिए कि भाई वो अपने परचेज जो उन्होंने हमें सेल किया है वो अपने GSTR 1 में उसको इनकॉर्पोरेट करके और हमारे 2B में शो करा दें। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ये शो हो जाएगा, अगेन हमें GSTR 9 और 9C में आसानी होगी। 9C का केस नहीं भी है तो भी हमारे को किसी भी पर्पज से अगर बुक्स प्रेजेंट करनी हो तो मेरी 2B से ITC यानी कि जो मेरे पास परचेज बिल्स हैं उसकी एंट्री 2B में हर हाल में आ जाएगी, ठीक है, वो आ जाए। और ये चीज आप समय से अपने अगर सेलर को इन्फॉर्म कर देंगे तो उसका भी अभी फरवरी का तो उसने GSTR 1 अपना भेज दिया होगा, बट मार्च का रिटर्न जो भेजने वाला होगा वो इसमें इनकॉर्पोरेट कर देगा, तो फाइनेंशियल ईयर की चीजें हमारी आगे नहीं बढ़ेंगी। मेक श्योर कि जो GST का क्रेडिट लेजर है वो क्रेडिट लेजर हमारी बुक से जो है टैली करे, जो ITC इनपुट का हमारा क्रेडिट, ठीक है, इसका वो ये अपना ये GST का वो क्रेडिट का लेजर है जो GSTR इनपुट के थ्रू हमें मिलता है, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से ITC क्रेडिट से मैच करें। मेक श्योर ये चीज हो जाए। पॉइंट नंबर 3, चेक GSTR 2B मस्ट इंक्लूड और परचेज बिल इन हैंड। ये जरूर इंश्योर कर लीजिए कि जितने भी मेरे पास परचेज बिल है उसकी एंट्री 2B में हो। Check if you don't have the purchase bills but entries in 2B, call for bills and ask the supplier to issue the credit note. Point number 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास परचेज बिल नहीं है लेकिन वो एंट्री आपको 2B में दिख रही है, तो 2B में क्यों दिख रही है? हो सकता है कि सेलर ने कोई गलत एंट्री कर रखी हो सकता है कोई सेलर ने एक्चुअली आपको सेल किया हो बट आपने उसको परचेज बिल को अपने बुक्स में अकाउंट फॉर ही ना किया हो, या हो सकता है कि कोई डेबिट या क्रेडिट नोट इशू हुआ हो जो मेरी बुक्स में इनकॉर्पोरेटेड ना हो। तो जो लोग भी कंपनीज के साथ काम करते हैं तो मेक श्योर कि यू डोंट हैव एनी परचेज बिल जिसकी एंट्री 2B में ना हो, वाइसी वर्सा कि अगर 2B में एंट्री अगर आ रही हो तो उसकी परचेज बिल जरूर हमारे पास हो। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मेक श्योर ये चीज आपकी बुक्स में इनकॉर्पोरेटेड हो और किसी भी हालत में GST बुक्स के साथ रिकनसाइल्ड हो। अगर आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम करते हैं तो GST TDS जो है आपकी इसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काटती है, उसकी एंट्री हमारी बुक्स में GSTR जो है वो 7A में आती है। तो मेक श्योर कि जो GST TDS अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने काटा है तो उसकी एंट्री मेरे GSTR 7A में इनकॉर्पोरेट हो जाए। GSTR 7 में इनकॉर्पोरेट होने का मतलब है कि वो एज अ कैश लेजर मेरी बुक्स में है और उसको हम अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर लें। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी GST के हमारे लेजर्स हैं, चाहे वो GSTR 1 हो, GSTR 3B हो, इनपुट क्रेडिट लेजर हो, कैश लेजर हो, 2B हो, 2A हो और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट हो, अभी हमारे पास समय है इन सभी चीजों को मुझे अपने आपस में हर हाल में रिकंसाइल कर लेना है ताकि नेक्स्ट ईयर में ऑडिट में या GSTR 9 में या 9C में इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। मेक श्योर आप इस चीज को अपनी लिस्ट में नोट कर लें और इंश्योर करें ये काम हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मेक प्रोविजंस। मेक प्रोविजन से मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो करंट ईयर से रिलेट करते हैं लेकिन उसका अप्रूवल या ड्यू नेक्स्ट मंथ में होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पेबल, जो मार्च तक का बिजली का बिल है उसका जो बिल आता है वो नॉर्मली आपको जो है वो अप्रैल वगैरह में ठीक है मिलता है, या फिर आपके अपने सैलरी पेबल जो मार्च महीने की सैलरी हो सकता है आप उसको अगले महीने पे करते हो। तो मेक श्योर कि मार्च महीने में उसकी ड्यू की एंट्री या अपने प्रोविजन की एंट्री क्रिएट कर लें ताकि सही और फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हो जाए। या ऑडिट फीस पेबल, जो करंट ईयर में हमारी ऑडिट फीस होती है उसका प्रोविजन इन एनी केस हम लोग करंट ईयर में कर लें ताकि नेक्स्ट ईयर में हम उस लायबिलिटी को अपना पे ऑफ कर लें और करंट ईयर में सही बुक्स ऑफ अकाउंट का प्रेजेंटेशन आ जाए। पॉइंट नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेक इनकम टैक्स TDS एंड TDS रिसीवेबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर जहां जो भी डिपार्टमेंट या पर्सन आपका TDS जो है डिडक्ट करते हैं, 3 क्वार्टर हमारे बीत चुके हैं जिसकी एंट्री हमारे 26 CS में रिफ्लेक्ट कर रही है। मेक श्योर जिन्होंने भी आपका TDS काटा है, जिन्होंने भी जिस भी पार्टी ने आपका TDS काटा हुआ है वो उसकी एंट्री मेरे 26 CS में इनकॉर्पोरेट हो जाए। अगर मेरे 26 CS में इनकॉर्पोरेट नहीं होगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो किसी भी हालत में इनकम टैक्स उसका क्रेडिट आपको अलाउ नहीं करेगा। इनकम टैक्स अगर आपको क्रेडिट अलाउ नहीं करेगा तो डिस्पाइट बीइंग कि वो टैक्स ऑलरेडी आपने पे कर रखा है
उसका क्रेडिट या बेनिफिट आपको इनकम टैक्स की लायबिलिटी में नहीं मिलेगा और एक तरीके से आप डबल टैक्सेस यहाँ पर पे कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि अगर किसी भी पार्टी ने आपका टीडीएस काटा है तो अपने 26 सेस में रिफ्लेक्ट हो जाए फॉर एटलीस्ट 3 क्वार्टर्स, क्योंकि 3 क्वार्टर बीत चुके हैं। और उसके जो टीडीएस सर्टिफिकेट्स हैं, मेक श्योर कि क्वार्टरली बेसिस पर आप उसके टीडीएस सर्टिफिकेट्स भी ले लें। आई होप आई एम क्लियर फॉर दिस। 12वां वाला पॉइंट एक बार और यहाँ पर क्विक रिव्यू लेकर के तब हम 12वें पर जाएंगे, क्योंकि 12वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटेल्ड पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, लेकिन उस पर हम 10 मिनट का समय लेंगे। यहां तक में किसी का कोई कंसर्न, इशू, डिस्कशन हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। यहां तक में कोई बात अब तक न समझ में आई हो। हम लोग ने 11 पॉइंट्स कवर कर लिए। इस 11 पॉइंट्स में कोई ऐसा पॉइंट जो अब तक न समझ में आओ, क्वेरी करे प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है Vivo X70 Pro, बताएं। जी जी सर, ये कह रहे थे कि जैसे अगर कोई परचेज मेरे पास जनवरी मंथ में आई हुई है इस ईयर में, उसके बाद लेकिन वो पार्टी अगले महीने 11 तारीख के बाद अगर अपना रिटर्न भरती है इस महीने का, तो वो रिफ्लेक्ट अगले महीने करेगी नेक्स्ट मंथ में, तो उसकी आईटीसी आप अगले महीने दे पाएंगे। अगले महीने में। अगर मान लीजिए ये दोनों मंथ में ये तीनों क्वार्टरली बीत गया, जैसे मार्च भी क्लोज हो गया इस ईयर का, तो ये फाइनेंशियल बीत गया, तो फिर कैसे हम ले पाएंगे उसको? नहीं, ये चीज अभी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस चीज को इंश्योर करना हो। ये जो आज का डिस्कशन है सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये डिस्कशन के साथ जब आप ये आइडेंटिफाई कर ली कि 10 तारीख तक एंट्री मेरी नहीं आई है, तो आप अपने सप्लायर को भी साथ में बोलेंगे कि भाई तुम्हारी एंट्री नहीं आ रही है, मेक श्योर इसको डाल दो। आज का डिस्कशन ये ध्यान दिलाने के लिए आपको है कि आप अपने सप्लायर को अभी से वार्न कर दीजिए कि भाई मुझे एंट्री चाहिए 10 तारीख के अंदर, और इस चीज को मार्च में इनकॉर्पोरेट कर लेना है, मेक श्योर। जी, अगर सर नहीं हो पाती है बाई चांस, उस तब क्या नहीं हो पाती है तो फिर जो आज तक होता है वही होगा, फिर जो है वो अगले पीरियड में लेंगे। ये तो होता ही आया आज तक, वो आगे भी होगा, उसको आगे के पीरियड में लिया जाएगा। जी जी, उमेश छापड़िया जी, आपका हैंड रेज है, वीडियो ऑफ है, प्लीज बताएं। हाँ, वीडियो ऑफ है क्या? जी हाँ भैया, जैसे अपने जो एसेट्स 5000 के नीचे की लास्ट टाइम कहा था, तो वो इधर हम मार्च में सेल करके उसकी एंट्री कर दें क्या, जीएसटी वगैरह देके? कर सकते हैं भैया, 5000 तक की, कि इसकी लिमिट को और ऊपर रखेंगे, 5000 रखें? देखिए डिपेंड करता है। आप देखिए उसमें सैल्वेज वैल्यू कितनी आ रही है। बेसिकली 5000 तो हम लोग ने अपने हिसाब से रखा था, हालांकि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया है अभी, लेकिन मैटर इसमें ये है कि जो सैल्वेज वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में आ रही है, उसके हिसाब से देखिए जो ऑब्सोलीट आइटम है जिसको हटाना है उसका जीएसटी मतलब पे ऑफ करके उसको खत्म कर दे। तो 5000 इज नॉट अ लिमिट। आप 10,000 वाले को भी कर सकते हैं, 15,000 वाले को भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज स्क्रैप्ड, इट इज ऑब्सोलीट, इट इज ओल्ड, और हमें पता है कि उसकी कोई मुझे वैल्यू नहीं मिलनी है, तो उसको हम सैल्वेज वैल्यू 5000 की सैल्वेज वैल्यू की ही हम बात कर रहे हैं, मतलब 5000 तक। हाँ नहीं ठीक है, ये तो हम लोग ने एक बेंचमार्क बना लिया है, बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड बेंचमार्क, आप ऊपर को भी कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। समझ जी। और कोई सवाल? जी Realme 8i, आपके सवाल? हाँ जी सर हमारी जिसकी फर्म है सर डीएम फोटो की ही जो जी सर, उसमें सर कि सर पर टीडीएस काटना सर जरूरी है ना सर? आवाज कट के आ रही है, फिर से पूछेगा। डीएम फोटो में क्या है सर? हमारी फर्म है डीएम फोटो जो फर्म। नहीं, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। Realme 8i मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, एक बार फिर से पूछे या किसी दूसरे मोबाइल से लॉगिन करके या नेटवर्क में आके दोबारा पूछ ले। जी एक्सक्यूज मी जी नीरज जी आप पूछें। सर, मैं जैसे समाधान योजना में है तो हमको नीरज जी आपकी आवाज इको हो रही है, लगता है 2 स्पीकर वहां पर है, बंद कर दीजिए प्लीज। हेलो, अभी इको नहीं कर रहा है सर ना? कोई बात नहीं, बोलिए जी। समाधान योजना में आप हैं, कुछ बोल रहे थे? तो समाधान योजना में अगर हम आते हैं तो उसमें हमको बिल्स वगैरह टैली करने की जरूरत तो नहीं है उसमें? हाँ, लेकिन आप ये तो इंश्योर कर लीजिए ना कि परचेज की एंट्री पूरी आ रही है कि नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंगली परचेज की लिस्ट तो आपकी रिकॉर्ड में होनी चाहिए। हाँ, चूंकि आप आईटीसी का बेनिफिट नहीं लेते हैं, समाधान योजना का मतलब ये हुआ कि आप आईटीसी का बेनिफिट नहीं लेते हैं, बट फिर भी आप अपने फोरे में ये चीज इंश्योर कर लीजिए कि वो एंट्री आपके लिस्ट में आ जाए, जो भी आपके परचेज बिल्स हैं, और जीएसटी पोर्टल से उसकी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी वो एक क्लिक से। तो बस आप ये इंश्योर कर लीजिए जो आपके हाथ में परचेज बिल्स हैं वो आपके जीएसटी पोर्टल पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं,
तो परचेज की लिस्ट से आप उस चीज को टैली करा लें। हाँ, आईटीसी का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत जरूरी नहीं है कि आप 1-to-1 मैच कराएं। जी जीएस और टैक्स बताएं। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए GSTR 1 में हम मान लीजिए हमने कम दिखाई है और उसका एडजस्टमेंट मार्च के महीने की सेल में करते हैं, क्या उसको पूरा कर सकते हैं? कर लीजिए, यस। मार्च के रिटर्न, बिल्कुल मार्च के रिटर्न से पहले आप GSTR 1 और 3 भी जहां भी गलती हुई हो, इस चीज को मार्च के रिटर्न तक में इनकॉर्पोरेट कर लें, ताकि ड्यूरिंग द ईयर की प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ईयर में रह जाए। ड्यूरिंग द ईयर की प्रॉब्लम अगर अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होती है तो रिकंसिलिएशन दुनिया भर के बनते हैं, डिपार्टमेंट के हम लोग जो है वो नजरों में आते हैं। उससे बेहतर ये है कि जो ड्यूरिंग द ईयर की प्रॉब्लम है वो ड्यूरिंग द ईयर में ही क्लोज हो जाए। मतलब इसलिए मेरा आज आपका कहने का मतलब यह है कि पूरे साल की जो सेल फिगर है वो उससे मैच होनी चाहिए, जी हाँ, मंथ वाइज कम ही ज्यादा हो। मंथ में अगर पीछे जो चीज हो चुका है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो रिवीजन का ऑप्शन नहीं है, हम 1 और 3 भी रिवाइज नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट कर सकते हैं मार्च में। लेकिन मार्च तक के रिटर्न्स में अगर हम कर लेंगे तो ड्यूरिंग द ईयर की जो हमारी टोटल फिगर आएगी और मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट की जो फिगर आएगी वो आपस में टैलेंट रहेगी। इसलिए मैं यहाँ पर फोर्स कर रहा हूँ या इस चीज को इंश्योर कर रहा हूँ, आप लोग के ध्यान में ला रहा हूँ कि मेक श्योर कि टैली कर जाए। ठीक जी, और किसी का कोई सवाल? सर बस एक छोटा सा क्वेश्चन। बोलिए आशुतोष सर। ये कह रहा था, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या नॉर्मल GST पे हो रही है, ठीक है, हम मंथली जो भी चालान बनता है वो पे करते जाता है, तो समाधान में लेने से क्या बेनिफिट है हमारा? क्योंकि जो भी परचेजिंग हम लोग करते हैं किसी भी तरह की, अगर हम परचेजिंग करते हैं तो उसमें भी तो GST हमको उसका बेनिफिट मिलता है। समाधान जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है। अगर हमारा टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जा रहा है, सर्टेन लिमिट का मतलब 1.5 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो पॉइंट नंबर 1 मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप कहिए कि हम बिजनेस स्प्लिट कर लें और फर्म स्प्लिट कर ले, तो वो मैं एडवाइस नहीं करूंगा। आप अपना टर्नओवर एक बुक्स में बढ़ाइए, जितना बढ़ा सकते हो उसी में बढ़ाइए और नॉर्मल में रहिए। समाधान केवल उनके लिए है जिनका टर्नओवर अभी लगता है, टेंटेटिव टर्नओवर करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर में लगता है कि 1.5 करोड़ के अंदर ही रहने वाला है, उससे ऊपर नहीं जाना है, तो वो लोग समाधान का यूज कर सकते हैं और 1% टैक्स पे करके अपनी लायबिलिटी को खत्म कर सकते हैं। उनको आईटीसी वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस, केस टू केस डिपेंड होता है, डिफर होता है। इसका कोई यूनिफॉर्म जवाब नहीं हो सकता कि अगर हमारे पास, अगर हमारा जो है वो समाधान में है या फिर हम उसको अपना वो कन्वर्ट कर लें या स्विच कर लें। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। तो आप अपनी बुक्स एक बार जिस भी फिगर पर है कंप्लीट कर लीजिए अप टू मार्च तक की, मुझे शो करिए, तब मैं आपको एडवाइस कर पाऊंगा कि अगले साल के लिए आपको क्या करना है। इसमें एक बेनिफिट तो हम लोग ले सकते हैं ना, जो भी परचेजिंग हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एडवर्टाइजमेंट किया हॉस्पिटल का, ठीक है सर, दैट ऑल डिपेंड आशुतोष जी, वो केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करता है कि जिस केस में हमारा वो नॉर्मल जो है वो केस है या जिसमें हमारा समाधान नहीं है, उस केस में सारे खर्चे की आईटीसी हम ले सकते हैं। लेकिन छोटे टर्नओवर जिसका सपोज 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ के अंदर का टर्नओवर है, वो इस कॉम्प्लिकेशन में क्यों जाए? वो 1% पे करके अपने आप को फ्री कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केस टू केस डिपेंड करता है कि किस केस में हमें अपने आप को समाधान में रखना है और किसको हमें अपना ठीक है उसमें लेकर जाना है, वो नॉर्मल में लेकर के जाना है। थैंक यू सर, अंडरस्टैंड जी। और किसी का कोई सवाल? हाँ हेलो सर। सर ये हमारी सर फर्म है DM फोटो की, जो सर उसमें डायरेक्टर की सर सैलरी सर ये जरूरी है सर। ये डायरेक्टर की सैलरी के बाद क्या बोला आपने? डायरेक्टर की सैलरी पर सर TDS। हाँ यस, देखिए डायरेक्टर की जो सैलरी होती है, ये अच्छा सवाल है, वो इनकम अंडर द हेड सैलरीज में आता है। इनकम अंडर द हेड सैलरीज का मतलब कि अगर आपका 5,50,000 रुपए साल का, 5,50,000 रुपए साल से ज्यादा का अगर आप डायरेक्टर सैलरी पे कर रहे हैं, तो उस केस में TDS के प्रोविजन हमें देखने पड़ेंगे। अब उसमें ये अगेन ये डिपेंड करता है कि अगर 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट उसने और कर लिया हो जो आपका रिसिपिएंट है सैलरी का, तो उस केस में हम 7 लाख रुपए तक का कोई TDS नहीं काटेंगे। उसने अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 तक ले लिया हो तो 7,25,000 तक कुछ नहीं काटेंगे। 80 CCD 1B में उसने और इन्वेस्टमेंट कर लिया हो 50,000 का, तो 7,75,000 तक कुछ हम वो ठीक है आपका वो टैक्स सर ठीक है ये सब डिडक्ट आफ्टर ठीक वो नहीं करेंगे। तो दैट ऑल डिपेंड्स कि उसकी सैलरी स्लैब में टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है।
जी सर, लेकिन सर ये अगर आपकी एम्प्लॉयर के साथ सैलरी अगर हम 3 लाख से ज्यादा सब देते हैं तो उस पर हमको टीडीएस नहीं, 3 लाख का आज की तारीख में बेंचमार्क नहीं है, दैट डिपेंड्स कि हाँ, एक चीज 3 लाख का स्लैब तब आपका अक्रू होगा सपोज कि आपकी 10 लाख की सैलरी है, तो जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो 2.5 लाख तक निल, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%। स्लैब पर, इस रेट पर आप काटेंगे कि नहीं काटेंगे, इस बात का डिसीजन इस बात से होगा कि आपका इनकम टैक्स का के ठीक है हिसाब से सैलरी की इनकम कितनी बन रही है। 5,50,000 तक तो कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट पर। जी सर, ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड पर। सारी चीजें हम लोग ने कर ली, 1 से 11 तक में जो एक पॉइंट्स पर हमें डिस्कशन करना था वो हम लोग ने कर लिया। 12वें पॉइंट में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिव्यू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक बार ओवरऑल पिक्चर देखनी जरूरी है, इसमें क्या क्या देखना है। रिव्यू योर ओवरऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारी बैलेंस शीट में हमने जीएसटी का रिकंसिलिएशन कर लिया, टीडीएस देख लिया, डेटर क्रेडिटर का मैच कर गया, ये तो मैंने स्पेसिफिकली बताया। कोई एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है, मैंने स्पेसिफिकली बताया कि उस चीज को देख लेना है। बट ओवरऑल पिक्चर और भी हमें ये देखनी है, ट्रेंड एनालिसिस देखना है कि लास्ट ईयर से इस साल में हमारी इनकम बढ़ रही कि घट रही है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, हमारे खर्चे में कोई बिल ऐसा तो नहीं है जो हर साल हम अक्रू करते हैं इस बार छूट रहा है, उसके बिल हमको मांगने हैं। ना तो उसका परचेज बिल था, ना मेरे पास इसकी वो जीएसटी 2A में एंट्री थी। तो ये चीज हम एक बार रिव्यू कर लेना है कि जो लास्ट ईयर मेरे खर्चे के हेड्स थे और जो इस साल मेरे खर्चे के हेड्स हैं, क्या वो सारे खर्चे हमारे पड़ गए, उसके बिल वाउचर हैं अवेलेबल? नहीं है तो मेक श्योर वो नहीं है, लेकिन एक बार इस चीज को रिव्यू कर लेने की जरूरत है कि कोई चीजें हमारी बुक्स में छूट ना जाए। अगर किसी से बिल्स लेना है, कोई एक्सपेंस का बिल हमें लेना है, तो मार्च के अंदर अंदर हम उसके एक्सपेंस के बिल ले लें, क्योंकि मार्च के बाद उस बिल का कोई काम नहीं होगा। अगर परचेज खर्चे का बिल हम ले लेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी शूटअप करिए, मेरे पास एक्सपेंस आ जाएगा और उसका चेक से आप उसको अपना ये पेमेंट भी कर लेंगे। बट अगर ये चीज हम लोग बाद में देखेंगे तो बाद में पार्टी भी कहेगी कि साहब अब मेरे पास तो बिल्स नहीं है देने को, आप अपने आप को ये करंट डेट में बिल्स ठीक है लीजिए। तो मेक श्योर कि अगर कोई ऐसा खर्चा होना हो तो उस खर्चे के बिल हो जाए, हमारे पास आ जाए और उसकी लायबिलिटी अपनी पेड ऑफ भी हो जाए। कंपैरेटिव्स बनाना बहुत जरूरी होगा कि भाई लास्ट ईयर क्या हो रहा था और इस साल क्या हो रहा है। ये तो मैंने खर्चे की बात की, बट साइमल्टेनियसली इनकम में क्या पोजीशन है, बैलेंस शीट के और फिगर्स में क्या चेंजेस है। तो एक कंपैरेटिव्स हम लोग के पास वो जरूर होना चाहिए कि भाई लास्ट ईयर की क्या पिक्चर थी और अभी तक की क्या पिक्चर है। और रेशियो एनालिसिस में 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और करंट रेशियो। जीपी रेशियो आप लोग जानते हैं, जीपी बाय सेल्स, एनपी मतलब एनपी बाय सेल्स, और करंट रेशियो मतलब करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ये तीनों फिगर मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बुक्स में इंप्रूव करेंगे या कर रहे होंगे। और ओवरऑल हमारा बिजनेस या बुक्स जो है पिछले साल की अपेक्षा एक हेल्दी पोजीशन में आगे बढ़ रहा है। इस चीज के लिए रिव्यू और ये रिव्यू करना अपने बुक्स का बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर बहुत लोग नॉन टेक्निकल या नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हैं, उनको ये बात ऐसी लग रही होगी कि भाई हम कैसे कर सकते हैं। ये केवल एक हैबिट की बात है। अकाउंटिंग और फाइनेंस एक बेसिकली फंक्शंस है, आपकी ओवरऑल बिजनेस का एक फंक्शन है। आप चाहे हॉस्पिटल चला रहे हो, चाहे अपना कोई वो ट्रेडिंग यूनिट अपनी चला रहे हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ये एक आपका डिपार्टमेंट या फंक्शन है जिसमें धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग हमको लेकर के आनी है, धीमे धीमे चीजों को समझना है। तो यहाँ पर मेरा व्यू ये है कि हम लोग उस चीज को एटलीस्ट देखना शुरू करें, या आपके जो अकाउंटेंट्स हैं उस चीज को भी एक बार अपने वो डिस्कस कर पाए कि भाई पिछले बार की अपेक्षा हमारी बुक्स इस साल किस तरफ जा रही है, और कोई करेक्टिव एक्शन हमें लेना हो, कोई चीजें ठीक करनी हो, कोई चीजें और आपके ध्यान में आ रही हो, तो अभी हमारे पास समय है, मार्च के अंदर अंदर हम उन चीजों का ध्यान ले लें। यहाँ तक के लिए हमारा जो है 12 पॉइंट्स मैंने वैलेंटाइन खत्म कर लिया है। टाइमली खत्म करने का मेरा पर्पस यही था कि हम लोग इस चीज को एक बार रिव्यू कर ले, इन सारे पॉइंट्स को, तो मार्च के पहले पहले अगर हमें कोई करेक्टिव एक्शंस लेने हो तो हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपका कोई और डिस्कशन हो या कोई और आपके सवाल हो तो अभी फोरम ओपन है, हमारे पास 10, 15, 20 मिनट का टाइम है। आप लोग जो भी अपने सवाल पूछना चाहें यहाँ पर पूछ सकते हैं। जी श्रीश अग्रवाल जी बताएं। मेरा सवाल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसा तुमने कहा
राजीव शाही जी प्लीज म्यूट करिए, आपकी आवाज आ रही है। जैसा आपने बताया कि नॉन टेक्निकल लोग भी यहाँ पे हैं, उसमें से मैं सबसे बड़ा नॉन टेक्निकल हूँ अकाउंटिंग के मामले में। मैं सब कुछ डिपेंडेंट होता था मेरा गौरव अग्रवाल जी के अकाउंट्स के ऊपर या दुर्गेश जी जो मेरा अकाउंट्स देखते थे। लेकिन ये सारे पॉइंट जो ये आज 12 पॉइंट जो डिस्कशन हुए हैं, कम से कम ये पॉइंट से इतनी जानकारी या इतनी इंफॉर्मेशन तो हो गई कि हमको किन किन चीजों पे ध्यान दे करके और कैसे अपने अकाउंट्स को, अपने अकाउंट्स बुक्स को कैसे अकाउंटेंट के थ्रू क्लेरिफाई करके कि भाई ये चीजों को देख लो हुआ कि नहीं हुआ। तो ये एक आज के डिस्कशन से ये बहुत बड़ी पॉइंट, एक बहुत बड़ी अच्छी सीख मिली हम लोगों को, हमको खास करके कि ये सारे पॉइंट्स को भी अकाउंट्स में देखने चाहिए हमको एज सच, और उसके बारे में जानकारी भी ले लेनी चाहिए कि भैया ये पोजीशन है, भैया चेक कर लो कि क्या स्थिति है। तो गौरव, ये आपके लिए आज का ये डिस्कशन का पॉइंट मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया रहा। कम से कम एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स के सेक्टर में तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरी इंक्रीज हो गई। और ये अकाउंटेंट के लिए प्रॉब्लम होने वाली है कि अब ये उससे पूछना पड़ेगा कि भाई ये वाला हुआ कि नहीं, ये पोजीशन हुआ कि नहीं, ये पोजीशन हुआ कि नहीं। ये बिल्कुल ये चीज हम लोग को इंश्योर एक बार करना पड़ेगा। हम लोग जब देखना, पढ़ना, रिव्यू करना शुरू करेंगे और आप इन्वॉल्व होंगे तो अल्टीमेटली ये जो मीटिंग है ये आपकी ही सुविधा के लिए, आपकी चीजों के लिए ही है। बहुत सारी चीजें हम लोग की स्किप्स हो जाती हैं, तो वो हम चाहते हैं कि आप उस चीज को देखें, क्योंकि जब आप उसको रूटीन बेसिस पर देखेंगे, देखिए हम या अकाउंटेंट दोनों लोग की मैं बात करूं, रोज हम आपकी बुक्स के साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन रोज आप अपनी बुक्स के साथ तो बैठ ही सकते हैं। नहीं, पहली चीज तो ये थी कि इंफॉर्मेशन हो ना, कि हम किस चीज को देखें। तो आज की डेट से, ये आज के जो डिस्कशन से ये चीज तो निकल गया है कि हमको किन किन पॉइंट्स को चेक करना है, तो फिर हम चीजों को जाकर के देखें। हमको तो मालूम ही नहीं था कि क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। अब धीरे धीरे करके अब वो चीज हम जो है, तो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत इनिशिएटिव और बहुत अच्छा ये डिस्कशन रहा आज के डेट के लिए, और आज मेरे लिए तो काफी लर्निंग रही इसमें। थैंक यू, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच जी। और कोई किसी के कोई रिव्यूज हो, सवाल हो, क्वेरीज हो? सर एक छोटा सा क्वेश्चन जी बताएं। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने मेरे को एक जो लेनोवो, आप शायद कुछ कह रहे हैं क्या? उसमें हमने कहा था कि आशुतोष जी आप पहले अपने आप को म्यूट करें, आप म्यूट करें, हैंड रेस करें, क्यू में आए, उसके बाद सवाल पूछें। लेनोवो आपने हैंड रेस किया हुआ था, आप सवाल करें प्लीज। जी सर, फ्रेट का क्या ऑप्शन है? जैसे पार्टी जो है कि अपने को माल बेचती है तो कहती है कि फला पार्टी में पेमेंट आप लगा दीजिए 19,000, 20,000, 21,000, तो हम लोग पार्टी के खाते से पैसा लगाते हैं, लेकिन अदर पर्सन में लगाते हैं। तो सर उसका क्या ऑप्शन, उसके लिए कोई अकाउंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं अपने को आएगी? देखिए जो ये बात होती है तो उसके लिए पहले चीज तो आपको ये इंश्योर करनी पड़ेगी कि आप जो उसको पेमेंट करें वो एक तो चेक से ही करें या इन द सेंस बैंक ट्रांसफर ही करें, वो बैंकिंग चैनल से ही करें। और अल्टीमेटली जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो आपके डेटर के क्रेडिटर में वो बैलेंसेस रिफ्लेक्ट कर जाएंगे कि हाँ भाई हमने उसको इतना पेमेंट आपके बिहाफ पर किया, ठीक है, कर दिया है। तो आप कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। यहाँ एक काम आप और कर सकते हैं, हालांकि ये अभी तक तो किसी ने शुरू नहीं किया है, लेकिन आप यहाँ पर ये चीज कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। ऐसी जो भी आपकी रूटीन की पार्टीज हैं जो आपको कहती हैं कि साहब किसी दूसरे खाते में पैसा लगाइए किसी भी पर्पज से, एक आप उनके साथ एक नॉर्मल या एक अग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ एक बना करके अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं कि भाई उन्होंने उनका जो फ्रेट का पेमेंट होगा उस केस में आप डायरेक्टली उनके खाते में करेंगे और आप उनके खाते में कर करके उसका जो आउटस्टैंडिंग होगा वो उनके लेजर में डाल देंगे। मतलब पेमेंट आपने फ्रेट वाले को किया और उसका जो बैलेंस है वो आपने उस पार्टी के अकाउंट लेजर में जो है डेबिट कर दिया या क्रेडिट लेजर में ही डालते हैं सर, लेजर में जी जी तो ये कर सकते हैं। और इंश्योर होने के लिए आप ये कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो आप एक अग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लीजिए उनके साथ कि भाई जो फ्रेट का पेमेंट होगा हम उसको डायरेक्टली करेंगे और उसका पैसा हम आपके अकाउंट में जो है डेबिट कर देंगे। तो ये हो जाए, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। अदर पर्सन में जा रहा है ना सर, और फ्रेट पेबल में भी यही हो रहा है, जैसे हम लोग सेल कर रहे हैं। मैं उसी के लिए बोला कि वो चीज आप अग्रीमेंटेड कर लीजिए, आप एक फॉर्मल एग्रीमेंट कोई आपस में एग्जीक्यूट कर लीजिए, तो वो स्पेसिफाई कर देना कि जो फ्रेट का पेमेंट है वो फ्रेट में जाएगा या किसी पार्टी का पेमेंट है या किसी और के खाते में भेजना है तो स्पेसिफिकली किस खाते में भेजना है। उसका वाउचर आप सामने वाली पार्टी से भी साइन करा करके अपने रिकॉर्ड में रख लें।
बाद में अगर उसने बोल दिया साहब वो मेरे बिहाफ पर तो है ही नहीं, तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है? तो और बेहतर होगा कि जो वाउचर से आप ये एंट्री ले रहे हैं वो वाउचर पर उस सेलर या बायर का भी साइन हो जाए। तो दोनों तरफ से जब साइन रिकॉर्ड होगा तो डिपार्टमेंट भी आप पूछेगा तो ये आप बता सकते हैं कि देखिए इनके बिहाफ पर पेमेंट हुआ है जिसमें इनकी कंसेंसस है। ठीक सर। और इससे अपने लोग सेल करते हैं जो है कि सेल पे फ्रेट पेबल होता है, डीओसी हुआ कोई भी हुआ तो अपना ट्रांसपोर्टर है कहता फला खाते में लगा दीजिए, तो ट्रांसपोर्टर की बिल्टी तो रहती है लेकिन अब फ्रेट पेबल के खाते में जाता है तो उसके ऊपर कोई अपना जीएसटी वगैरह का चार्जेस तो नहीं है ना? देखिए रिवर्स चार्ज में तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आपकी आउटपुट लायबिलिटी पर जीएसटी एप्लीकेबल है तो आप जो मटेरियल भेज रहे हैं अगर उस पर आपकी जीएसटी लायबिलिटी है और फ्रेट का एक्सपेंस अगर आप कोई बुक कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी रिवर्स चार्ज आपको पे करना होगा। अगर वो एग्जेम्प्ट आइटम जा रहा है तो उस केस में जीएसटी पर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी नहीं है। नहीं जीएसटी नहीं है सर जो जाता है। करेक्ट, क्लियर जी। संजय गैलेक्सी A21s बताएं। अनम्यूट करिए प्लीज, फिर बोलें, अपने सवाल करें, रिव्यू दें। अनम्यूट करें प्लीज, संजय गैलेक्सी अनम्यूट करें। सर गई आवाज गई सर? जी बताएं सर। जैसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया था 12वां हम लोगों को जो स्लाइड आपने दिखाई है उसमें आपने एक चीज बोली थी कि एनालिसिस करना है सॉरी पिछले साल के कंपेरेटिवली कि पिछले साल के कंपेरेटिवली हमारे खर्चे क्या हैं या जो भी चीजें हैं। तो क्या हम एक ये चीज कर सकते हैं कि जैसे जो पूरा प्रीवियस ईयर की हमारी बैलेंस शीट है उसको हम सिस्टम पे बना के ठीक है और जो इस साल के खर्चे हैं उसको उसी के बगल में लिख के क्या कंपेरेटिव चार्ट बना के आपके साथ बैठ सकते हो? यही सबसे बेहतर तरीका होगा। ये कंपैरेटिव आप बना करके ही बैठे तो डिस्कशन करने में आसानी होगी। आप उसकी कॉपी ले करके और उसके बगल में करंट ईयर की फिगर डाल दीजिए ताकि आप पहले खुद रिव्यू कर लें कि फिगर्स किधर जा रही हैं और उसके बाद अगर मेरे साथ डिस्कशन करना हो तो मेरे साथ डिस्कशन कर ले कि फिगर्स किधर जा रही हैं। तो उसके बेसिस पर हम लोग इस चीज पर बेहतर एडवाइस और कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आज की डेट में जैसे 31 दिसंबर जो आपने राय दी थी 31 दिसंबर तक की सारी बुक्स तुम अपनी रेडी कर लो तो 31 दिसंबर की बुक्स रेडी हो गई है। अब 31 दिसंबर के बाद से जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बचे हैं हमारे पास। जो भी चीज हमको पेबल खड़ी करनी है जैसे ऑडिट फीस हमारी पेबल खड़ी हो जाएगी या सैलरी हमारी पेबल खड़ी हो जाएगी या ईएसआई के चार्जेस हमारे पेबल खड़े हो जाएंगे। तो इसको क्या ईएसआई के और पीएफ के चार्जेस क्या ये जरूरी है कि हम इसको पेड कर दें? अगर पॉसिबल हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप जो उसका ड्यू डेट हो 20 अप्रैल, लेकिन आप तो ऑनलाइन उसको पे करते हैं तो पीएफ ईएसआई तो आप 20 अप्रैल से पहले नहीं कर पाएंगे मार्च महीने का। और पीछे तक की जो लायबिलिटी है वो आप जरूर अभी तक पेमेंट कर दें और जो मार्च महीने की लायबिलिटी वो ड्यू डेट तक आप जरूर कर दें 20 अप्रैल के पहले पहले। जी थैंक यू सर। जी जीएस ऑर्टेक्स बताएं। था कि जैसे मान लीजिए कोई डेब्टर्स है और वो मान लीजिए 1 साल में या 2 साल में पैसा नहीं दे पाता है और वो देने की स्थिति में भी नहीं है और आगे संभावना भी नहीं है देने की, तो इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? उसका बिल्कुल ठीक सवाल है। उस केस में हम उसको बैड डेट्स का प्रोविजन कर सकते हैं, हम उस बैलेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, बट मेक श्योर उसका तरीका ये होगा और बेहतर तरीका ये होता है कि कम से कम 3 लीगल नोटिस अपनी वो लीगल नोटिस आप उस पार्टी को जरूर भिजवा दें। अच्छा, हमारे पास एक एविडेंस ये होना चाहिए कि आपने उसके लिए प्रयास किया, तो आपने प्रयास किया उसका एविडेंस हमारे पास होना जरूरी है। जी 15-15 20-20 दिन के गैप पर आप अपनी लीगल नोटिस भिजवा दें, वो वापस आ जाता है या वो चीज आपकी वो सर्व हो जाती है लेकिन फिर भी पार्टी टर्न अप नहीं होती, तो अकॉर्डिंगली आप उस अपने ये ठीक है बैलेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। इस पर डिपार्टमेंट का व्यू एक्चुअली ये रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि आज आपने सेल्स बुक कर दिया, आपकी इनकम जो है कम आ रही थी, बाद में आपकी इनकम अपनी बढ़ने लगी तो आपने उसको उठा करके राइट ऑफ कर लिया। तो ये चीज हमारे पास प्रॉपर्ली एविडेंट होना चाहिए कि वो जेन्युइन सेल्स थी हमारी, थोड़ा सा दीजिए, जिसमें किसी वजह से हमारे पास उसका पैसा रियलाइज नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। जी, और किसी के कोई सवाल या रिव्यू या फीडबैक? चलिए, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों के सवाल ही हाँ सर एक सवाल मेरा था कि मैं सर जो पूछ रही थी 10 लाख वाला क्या करें? बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट ये म्यूट करिए प्लीज। चुन्नू मिश्रा जी अभी लाइन पर हैं, बताएं चुन्नू मिश्रा। सर
पार्टनर्स जो इंटरेस्ट देते हैं, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट देते हैं, तो उस पर सर किस रेशियो में टीडीएस काटेंगे और कैसे क्या उसके लिए करेंगे सर? पार्टनर्स इंटरेस्ट और सैलरी एक्चुअली हमारी बिजनेस एक्सपेंस होता है, यानी जो रिसिपिएंट होता है उसके लिए इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है। इसलिए पार्टनर्स सैलरी और ये इंटरेस्ट पर किसी तरह की टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो पार्टनर्स सैलरी और इंटरेस्ट पर आप कोई टीडीएस का प्रोविजन नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक जी। वंश पॉलीपैक प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। वंश पॉलीपैक। हाँ बताएं वंश पॉलीपैक। सुनील बताएं। हेलो वंश पॉलीपैक, हाँ बताएं। हाँ सर, जैसे मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली हमारा एक बैक डेप अभी निकल रहा है, 10 लाख का करीब बैक डेप निकल रहा है, और साल भर से मुझे लग रहा है अभी ये 8-9 महीने से निकल रहा है, और उस पार्टी को हमने लीगल नोटिस भी नहीं भेजा है, मेल के थ्रू कोई नोटिस भेजा भी नहीं है। उस पार्टी से फोन कन्वर्सेशन हुआ, जो भी हुआ बातों से। आपकी वॉइस चली गई है सुनील, फिर से बोलें। हाँ किसी दूसरे फोन से तब तक। हाँ आ रही है, हाँ बताएं सुनील। हाँ सर आ रहे। हाँ सर, एक्चुअली क्या था कि हमारा भी एक अमाउंट निकल रहा है, एक पार्टी का 10 लाख लेना निकल रहा है, और हो गए होंगे 7-8-9 महीने हो गए हैं, और अभी भी वो अमाउंट स्टैंड कर रहा है लेना। लेकिन हमने अभी कोई लीगल नोटिस भी नहीं भेजा। जो भी बात हुआ फोन कन्वर्सेशन से ही बात हुआ था। जो मैंने आपसे डिस्कशन हुआ था सर इसके पहले भी, अलमेहता वाला केस जो था। जी। तो सुनील इसमें एडवाइस यही है कि उसको, अगर अब ये स्थिति आ गई है कि लीगल नोटिस भेजने का टाइम है, तो उसको भेज देना चाहिए। क्या हो रहा है यार? सुनील मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर आ रही है। देखिए उस केस में आप ऐसा करिए कि अगर अब वो समय आ गया है कि लीगल नोटिस भेजना है, तो आप उसको भेज दीजिए अपनी रिकवरी के लिए, और हर 15-20 दिन के गैप पर आप वो 3 नोटिस एटलीस्ट उसको आप सर्व करा लीजिए, और उसके बाद आप उसको अपना बैलेंसेस जो है वो राइट ऑफ कर सकते हैं। लीगल नोटिस से एक फर्क ये भी पड़ता है कि मे बी उसका कोई रिप्लाई उसकी तरफ से आए, और अगर किसी फिगर पर सेटलमेंट की बात आती है तो एक रिकवरी के भी हमारे को चांसेस बनते हैं। तो लीगल नोटिस एक बहुत इफेक्टिव टूल है, आप इसको इशू करिए, भेजिए, और अगर किसी फिगर पर वो आपका बैड डेट जो अगर वो सेटल डाउन होता है, तो उसको सेटल डाउन करके जो पैसा मिलने वाला है उसको अपना रियलाइज करें। आई होप क्लियर है सुनील मेरी आवाज आपको? चलिए सुनील तक जब तक आवाज नहीं आ रही है, और हैंड रेज मेरे पास है आशुतोष, आपका कुछ कहना है? और सर बस इतना कहना चाहूंगा, थैंक यू, और आगे भी ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते रहिए, क्योंकि इससे बहुत सी नॉलेज बढ़ रही है हम लोगों की। हेलो हाँ थैंक यू सर। हाँ थैंक यू आशुतोष। बस थैंक यू, यही बस लास्ट यही था मेरा, क्योंकि आज नॉलेज बढ़ी है। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मैं नहीं कर पा रहा था, और आज आपसे डिस्कस करने के बाद इस मीटिंग से, और ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी स्पेशली मेरी है कि कम से कम हर 10 दिन पे 1 घंटा समय हम लोग को अगर आप ऐसे दे देंगे, तो इन फ्यूचर हम लोग के लिए बहुत ब्राइट। चलिए जहां तक जो प्रैक्टिकल हो पाएगा वो डिटेल है। हाँ जीएस सॉर्टेक्स, थैंक यू आशुतोष। जीएस सॉर्टेक्स हर्षित, हाँ बताएं। जी सर, मैं ये कह रहा था कि इन केस ऑफ कंपनी, अगर हम किसी डायरेक्टर के नाम पे एम्प्लॉयर का लेते हैं, अलाउड एक्सपेंस है। अगर एम्प्लॉय में अगर आप लेते हैं तो वो अलाउड एक्सपेंस है, आप ले सकते हैं। तो हमारी बैलेंस शीट के कौन से कॉलम में ये पहले तो रिफ्लेक्ट करेगा सर? जी एक्सपेंस में आप इसको एज अ इंश्योरेंस एक्सपेंस के रूप में प्रॉफिट लॉस में ये खर्च आप डेबिट कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में ये डेबिट नहीं, नेट प्रॉफिट में। ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में डेबिट। हाँ वो आप डेबिट कर सकते हैं, खर्चा आप क्लेम कर सकते हैं। ये जैसे हम एम्प्लॉयर के नाम पे ये ले रहे हैं पॉलिसी, तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर यानी दैट इंडिविजुअल, क्या उसके नाम पे वो पॉलिसी जब वो अपना पर्सनल रिटर्न फाइल करेगा तो उसको उसका छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो 1.5 लाख का जो कितनी जगह छूट लेंगे हर्षद? जब एक बार आपने प्रॉफिट लॉस में डेबिट करके छूट ले ली, तो फिर आप एम्प्लॉय को भी दे देंगे।
देखिए इसमें करना क्या होता है, अभी तो आप प्रॉफिट लॉस में डेबिट करके अपने कंपनी के एक्सपेंसेस को बढ़ा लिए और इनकम टैक्स आपने कंपनी का कम कर लिया। जी। आप कुछ समय बाद इसको असाइन कर देते हैं, 5 साल 4 साल 3 साल बाद आप उसको कंसर्न एम्प्लॉय को असाइन करते हैं। असाइन करने का मतलब ये हुआ कि ये लायबिलिटी अब पर्सनल लेवल पर शिफ्ट हो गई और फिर पर्सनल लेवल पर जो वो प्रीमियम पे करेगा उसका बेनिफिट आगे वो लेगा। हाँ, असाइन के समय में जो आपकी जो आपकी वो सरेंडर वैल्यू होगी वो कंपनी के हैंड में टैक्सेबल होगी, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, एक और पॉइंट सर, ये जैसे अगर हम अप्रैल से लेके टिल नाउ वी आर पेइंग सैलरी टू द डायरेक्टर, मतलब कुछ सर्टेन अमाउंट अगर हम पे कर रहे हैं उसे हर महीने और उस पर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें इन दी एंड रियलाइज होता है कि शायद हमें उसकी सैलरी मतलब बढ़ानी चाहिए थी अप्रैल से, तो अगर हम अभी उसको क्या बढ़ा सकते हैं? देखिए प्राइवेट लिमिटेड में तो ये अलाउड है, लिमिटेड कंपनीज में प्रॉब्लम आती है। प्राइवेट लिमिटेड में अगर ऐसी स्थिति है तो बढ़ा करके जो उसका ड्यू टीडीएस है आप उसको पे करवा दीजिए, ओके, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। थैंक यू जी। और किसी के कोई सवाल? सर जी, कौन? सर चुन्नू मिश्रा, हाँ बताएं। सर हमको सर धन्यवाद करना है सर आपको। एक्चुअली हमारी काफी ज्यादा डाउट जो एडवांस कस्टमर और एडवांस पेबल वाला जो सर था, वो जो एक्सपेंस पेबल वगैरह जो था वो हमेशा हमारे लिए खड़ा हो जाता था मार्च के बाद जो है। अब इस बार जो है उसको हम तुरंत जो है उसको सट आउट सर कर लेंगे। और चुन्नू मिश्रा, बस प्रयास ये करिए कि अपने बुक्स तो ठीक करनी ही करनी है, बाकी जिसका भी आप बुक्स का काम करते हैं सबकी ठीक करनी है। जितना ऑर्गेनाइज बुक्स ऑफ अकाउंट समय रहते होता रहेगा उतना फायदा हम लोग को आगे मिलता रहेगा। और एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो शुरुआत करते रहिए, एक एक दिन बढ़ते रहिए, एक एक दिन प्रोग्रेस करते रहिए, इसी आशा के साथ आई होप अगर कोई और अभी इसमें ओपन नहीं है या किसी और के सवाल नहीं है तो फिर हम लोग मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। और थैंक यू सभी लोगों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने इंटरेस्ट लिया, जिन्होंने सुबह सुबह सीखने के लिए अपने अपने ऑफिसेज में आए और यहाँ पर चीजों को सुनो और इस चीज को रिकॉर्ड किया। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर।